तो बेटा लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था, आई थिंक सो, वो था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो बच्चे वहीं से कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम प्रेशर किया था। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस is due to collision of is due to collisions of molecules of gas, collision of molecules of gas with the walls of container, with the walls of container। बच्चे गैस जो प्रेशर अप्लाई करती है ना, वो प्रेशर अप्लाई करती है उस कंटेनर के ऊपर जिस कंटेनर में गैस को रखा होता है। और बच्चे गैस का जो प्रेशर होता है वो कौन सी कॉलिजन की वजह से होता है? जो मॉलिक्यूल्स अप्लाई करते हैं कंटेनर की वॉल्स पर, उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एक होता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में भी कॉलिजन होती है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता उसका कोई भी कॉलिजन गैस के प्रेशर में। द रीजन बीइंग कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और उनके बीच में इलास्टिक कॉलिजन होती है, और इस वजह से वो प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो बच्चे गैस का प्रेशर सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स और जो कंटेनर की वॉल्स हैं उनके बीच में होने वाली कॉलिजन्स की वजह से होता है। और कितना होता है बच्चे प्रेशर, ये हमने लास्ट टाइम किया नहीं था, अब आप लिख लो। तो बच्चे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1/3 into density of gas into रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, VRMS। ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यहां मैंने आपको बताया था बच्चे कि VRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके लिए आपको क्या करना है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड को का स्क्वायर करना है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर करना है और फिर उनका मीन ले लेना है। तो मान लो कि हमारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो अगर हम लोग सबको ऐड करके N से डिवाइड कर दें तो ये हो गया मीन वैल्यू, और इस पूरे का अंडर रूट ले लें तो ये बन गया बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड। बच्चों यहाँ तक समझ आ गया? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर हम लोग डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेंसिटी को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल M अपॉन कैपिटल V, बाकी कोई चेंज नहीं है, इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है बच्चे टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस, या कोई इसको बच्चे आप इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। कैपिटल M टोटल मास ही रखो, मॉलिक्यूलर मास भी हटा दो। इट इज टोटल मास ऑफ गैस। और टोटल मास आपको कैसे मिलेगा, टोटल मास आपको मिलेगा स्मॉल m इंटू कैपिटल N। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, स्मॉल m है बच्चे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। तो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, उसको मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो हमें गैस का टोटल मास मिल जाएगा। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस is called density. So we can also write
कि गैस कितना प्रेशर लगाती है कंटेनर की वॉल्स पे, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यस और नो? So this is total pressure exerted by gas that is given by this formula. यहां तक नोट हो गया? रब कर दूं? नो सर। ओके, लिख लो। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चे। वैसे तो इसकी डेरिवेशन भी होती है, इस फॉर्मूला की डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन को स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लर्न कर रहे हैं। अदरवाइज ये जो हमने प्रेशर निकाला है ना गैस का, ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन भी है, लेकिन वो हमने नहीं करनी, वो आप स्किप कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर जानना था। वो क्या है? वो ये सबने याद रखना है कि गैस जो प्रेशर लगाती है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली कॉलिजन की वजह से होता है, जो कॉलिजन गैस के मॉलिक्यूल्स और कंटेनर की वॉल्स के बीच में होती है। और जो कॉलिजन आपस में होती है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, वो प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं देती। ये ध्यान रखना बस, ये है मेन मीनिंग। बाकी तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो बच्चे नोट कर लिया होगा आपने। हम लोग आगे चलते हैं, अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग। अगली हेडिंग लगाएंगे बच्चे, रिलेशन बिटवीन pressure and relation between pressure and kinetic energy, relation between pressure and kinetic energy per molecule, sorry, kinetic energy पर यूनिट मास, ऐसे करके, या पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, सॉरी। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। जस्ट अ मिनट। हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चे जैसे हमें तो पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 इंटू रो डेंसिटी इंटू VRMS स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। तो बेटा यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे VRMS। इस फॉर्मूला से आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी। इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज किया, तो मान लो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके बाद बच्चे अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो यहां पे आप लिखोगे वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, kinetic energy per unit volume is given by, this is kinetic energy divided by volume V. Kinetic energy per unit volume is given by this formula, half into rho, half rho V square. हमने पढ़ा था ना किसी भी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डेंसिटी इंटू V स्क्वायर। डेंसिटी को आप लिख दो मास अपॉन वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे बच्चे वी की जगह हम लोग यूज कर रहे हैं वी आर एम एस। तो वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ डाल दो। तो जैसे ही हम लोग वैल्यू डालेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू डेंसिटी है रो, और वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू है बच्चे 3 इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी। यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे डेंसिटी से डेंसिटी कट गया और हमारे पास आ गया ये वाला रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे आप लिखोगे दैट इज, लिख लेना बच्चे, यहाँ पे आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैं डिक्टेट करा रहा हूँ आगे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस is numerically equal to, kinetic energy per unit volume of gas is numerically equal to 3/2 times, I repeat, kinetic energy per unit volume of gas is numerically equal to 3/2 times of pressure exerted by the gas, is numerically equal to 3/2 times of pressure exerted by the gas। तो बच्चे ये था रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें गैस की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? यस और नो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक छोटा सा डाउट है। पूछो पूछो। सर अगर मान लो कोई रूम है, हमने उसमें गैस भर दी, ठीक है, हमने ठीक है, उसमें पूरी गैस भर दी, अगर ठीक है। तो सर उस केस में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो रूम के वॉल्यूम ऑफ रूम के हाँ जी, हाँ जी, यहाँ जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ रूम की वैल्यू डाल दोगे और गैस की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इक्वल नहीं होती, हाँ जी, कई बार इक्वल हो जाती है ना, क्योंकि हमें उस केस में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए आपको टोटल एनर्जी और टोटल वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। आप बस ये कैलकुलेट करो कि गैस प्रेशर कितना लगाती है और प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि उसमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है गैस की। इसलिए तो ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि हमें दूसरी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, कि हम पहले पूरी एनर्जी निकालें और फिर पूरी वॉल्यूम निकालें और डिवाइड करके आंसर निकालें। अगर हमें प्रेशर पता है तो प्रेशर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1.5 गुना कर दो प्रेशर को। 3/2 यानी 1.5, 1.5 गुना कर दो प्रेशर को, हमें मिल जाएगी कि उस गैस की जो आपने रूम में बंद कर रखी है उस गैस की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। चलो यहाँ तक नोट हो गया। अब मैं रब कर रहा हूँ इसे, ये लिख लेना नीचे लाइन जो मैंने लिखवाई थी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। नाउ बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, काइनेटिक, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर।
So new heading is this: kinetic interpretation of temperature. एक्चुअल में हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं मैं बता देता हूं। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सपोज करो कि आप किसी गैस को हीट कर रहे हो, तो बेटा जब आप किसी गैस को हीट करोगे तो जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो गैस के मॉलिक्यूल्स को, वो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये बात हम प्रूफ करेंगे इस टॉपिक में। आओ करते हैं शुरू। बेटा मैं फिर से प्रेशर के फॉर्मूला से शुरू करूंगा। We know that pressure exerted by gas is given by P is equal to 1/3 times of density into रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है और हम लोग डेंसिटी को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चे यहाँ पे डेंसिटी आ गई कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कैपिटल M क्या है। कैपिटल M है गैस का टोटल मास, और कैपिटल M हमें कैसे मिलेगा। कैपिटल M हमें मिलेगा अगर हम गैस के एक मॉलिक्यूल के मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नाउ बच्चे यहाँ से हम लोग इस वॉल्यूम को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ गैस इनटू RMS स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, एक नॉर्मल सा प्रेशर का फॉर्मूला लिया और उसको रीअरेंज करके इक्वेशन नंबर 1 बना ली। इसके बाद बच्चे अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। तो नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ध्यान से सुनना, हमारे पास गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कोई मुझे बताएगा गैस के n मॉलिक्यूल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। एनीवन स्टूडेंट? Sir, N is equals to PV upon RT. N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। नहीं बच्चे, गलत है ये। एनी अदर स्टूडेंट? रिस्पॉन्स करो, गलत हो कोई बात नहीं। सर NKT। वेरी गुड वेरी गुड, NKT, यस। बच्चे ध्यान दो, मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन की काफी सारी फॉर्म्स लिखवाई थी। एक लिखवाई थी प्रेशर इंटू वॉल्यूम PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। बच्चे ये था अगर आपके पास गैस के n नंबर ऑफ मोल्स हैं। इफ यू हैव अ गैस हैविंग हाउ मेनी मोल्स, n मोल्स ऑफ गैस। तो बच्चे ये है इक्वेशन। अगर आपके पास गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं
तो बच्चे ये है इक्वेशन n इंटू के इंटू टी। n क्या है यहाँ पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो बच्चे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो आइडियल गैस इक्वेशन है n कैपिटल N इंटू के इंटू टी। यहाँ पे के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये डिपेंड करता है कि आपने गैस कितनी ली है। अब सपोज करो कि अगर आप गैस को नंबर ऑफ मोल्स में मेजर कर रहे हो, गैस के अमाउंट को, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे जिसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है। अगर आप गैस का अमाउंट उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से लेते हो तो फिर बच्चे आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। तो इस बार मैं, क्योंकि मेरे पास गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कि गैस के पास टोटल कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी बच्चे n इंटू के इंटू टी। यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर लिख लेना अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर के बच्चे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के जो है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है। और बाय डेफिनेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Na। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक समझ आ गया बच्चे इक्वेशन नंबर 2 तक? यस और नो बोलो। Yes, sir. यस। चलो शाबाश। इसके बाद अब हम देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो बच्चे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ गैस इनटू आरएमएस स्पीड ऑफ गैस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू के इंटू टी, कैपिटल N इंटू के इंटू टी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। तो बेटा यहाँ से हम लोग आरएमएस स्पीड का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ N इंटू के इंटू टी डिवाइडेड बाय मास ऑफ गैस। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट किया और वहां से हमने आरएमएस स्पीड निकाल ली, इक्वेशन नंबर 3 जो हमें मिल गई। यहाँ तक काफी इजीली सबको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद बच्चे अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। जब हमें स्पीड मिल जाती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, हाफ mv², और v² की वैल्यू ये रही और उसमें v² की वैल्यू पुट कर दो तो फिर हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब क्योंकि हमारा v² टेम्परेचर के टर्म्स में है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। यही हमारा टॉपिक था, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यानी बेटा हमें कुछ भी करके गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो वो हम लोग अभी करेंगे। अब आप फॉर्मूला लगा दो काइनेटिक एनर्जी का। नाउ बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हैविंग मास m, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हैविंग मास m इज गिवन बाय, अगर गैस का मास m है, टोटल मास कैपिटल M, तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला से मिलेगी, E इज इक्वल टू हाफ mv², दैट इज मास इनटू v² यानी आरएमएस स्पीड स्क्वायर। अब बच्चे इक्वेशन नंबर 3 के
इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू यहाँ डाल दो। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ इंटू मास इंटू V RMS स्पीड की वैल्यू ये डलेगी, इट इज 3 टाइम्स ऑफ N इंटू K इंटू T डिवाइडेड बाय मास। तो बच्चे मास से मास कट गया, हमारे पास E के लिए ये फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ N इंटू K इंटू T। तो बच्चे दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ये जो हमारे पास मिल गया फॉर्मूला, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की टर्म्स में हमें मिल गया, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, यहां तक सबको समझ आ गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। यस और नो बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी और मॉडिफिकेशन करेंगे। ये जो यहाँ पे कैपिटल N है, इसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा। तो अगला स्टेप हमारे पास यहाँ बनेगा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास बन जाएगा, तो ये बन जाएगा E डिवाइडेड बाय N, यानी बच्चे काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मिलेगी। अब हमें ये N लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ, तो राइट साइड पे रह गया 3/2 टाइम्स ऑफ KT। तो बच्चे हम लोग ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या है? दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ K इंटू T। ठीक है बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, हमारे काम का ये वाला रिलेशन है जो आगे यूज भी होगा। टोटल एनर्जी हमारे काम की इतनी नहीं आएगी। अगर आपको गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पता है और ये पता है कि गैस के पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो बस उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी तो मिल ही जाएगी। लेकिन इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है बच्चे, हम लोग यूज करेंगे एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ KT। अब यहां से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, T/2 कांस्टेंट है और K भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये जो वैल्यू है इतनी, ये तो बच्चे पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस is directly proportional to temperature. Average kinetic energy per molecule of gas is directly proportional to temperature, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है। तो लिखो बच्चे, that is, इसके बाद लिखना that is स्टेटमेंट फॉर्म में, temperature of a gas is directly proportional to, that is temperature of a gas is directly proportional to average kinetic energy, temperature of a gas is directly proportional to average kinetic energy of one molecule of gas. Temperature of a gas is directly proportional to average kinetic energy of one molecule of gas. यानी बच्चे गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। यही मैं आपको शुरू में समझा रहा था, जिसे हमने प्रूफ कर दिया। अगर आप बच्चे गैस को हीट करते हो, मान लो आपने कंटेनर में गैस ली और उसे आपने हीट किया,
आप उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हो गैस का, उससे क्या होगा, उससे जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। और एक्चुअल में उनके पास ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? उनके पास बच्चे ये काइनेटिक एनर्जी आई उसी हीट एनर्जी से, जो हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो जब आप किसी गैस को हीट करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जो भी हीट एनर्जी आप गैस को प्रोवाइड कर रहे हो, वो हीट एनर्जी से क्या होगा, गैस की काइनेटिक एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस और नो बच्चे, यहाँ तक मेरी बात समझ आई सबको? एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार ही हाँ जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस फिर से बता दो। ओके बच्चे, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी है। आओ एक रफ डायग्राम बनाते हैं, जैसे मैंने कल बनाया था। मान लो ये बैलून है और इस बैलून के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं कितने मॉलिक्यूल ले रहा हूं? अभी मानने के लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। 7 मॉलिक्यूल्स मान लो, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट जस्ट समझने के लिए 7 लिए। तो बच्चे इसमें से एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है 3/2 टाइम्स ऑफ kT, और सेकंड वाले मॉलिक्यूल की भी काइनेटिक एनर्जी है 3/2 टाइम्स ऑफ kT। ऐसे ही बच्चे थर्ड की भी इतनी है 3/2 टाइम्स ऑफ kT। मतलब गैस के जितने भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला से निकल जाएगी। ये तो हुआ बच्चे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यानी गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो बच्चे अगर इसमें 7 मॉलिक्यूल्स हैं गैस में, तो अगर मैं 7 टाइम्स कर दूं इस वैल्यू को 3/2 टाइम्स ऑफ kT, तो ये मुझे गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी है 7 टाइम्स ऑफ 3/2 ऑफ kT। 7 टाइम्स क्यों? क्योंकि 7 मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT। यस और नो बच्चे, समझ आ गया? यस सर। तो बच्चे टोटल काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड करेगा इस फैक्टर पे कि आपने गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, वो तो चेंज होता रहेगा। लेकिन गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो फिक्स है। मतलब बस वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप टेम्परेचर को फिक्स कर दो तो गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी यही आएगी, हमेशा फिक्स हो जाएगी। और ऐसा सिर्फ इसी केस में नहीं है, अब कोई भी गैस यूज करो। मान लो इस बैलून में बच्चे आपने हाइड्रोजन गैस ली थी, इस बैलून में आपने हाइड्रोजन गैस ली थी, और आपने एक और बैलून लिया, उस बैलून में आपने हीलियम गैस ले ली, और उसके अंदर हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे। मान लो 10 मॉलिक्यूल्स हैं हीलियम गैस के। तो बच्चे हीलियम गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी फिर से कितनी आएगी? 3/2 टाइम्स ऑफ kT। चाहे गैस कोई भी हो, वेदर इट इज हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, या नाइट्रोजन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या कोई और गैस, कोई भी गैस हो, गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही है। हाँ, लेकिन गैस की टोटल एनर्जी दोनों में अलग अलग हो सकती है। क्यों अलग हो सकती है? क्योंकि बच्चे इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बन जाएगी 10 टाइम्स ऑफ 3/2 kT। तो टोटल एनर्जी तो डिपेंड करेगी कि गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, चाहे गैस कोई भी हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो या हीलियम हो। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? यस सर। अच्छा, एक लाइन और लिख लो, ये लाइन आपने नोट करके लिख लेनी है। हमारा जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन था वो यहाँ पर आके टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद दैट इज लिखवाया था मैंने, दैट इज के बाद एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल।
अब उसके बाद बच्चे एक नोट बना लो आप, और उस नोट में लिखो, ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एक नोट बना लो और उस नोट के अंदर एक स्टेटमेंट लिख लो, डिफरेंट गैसेस, नोट में लिखना है बच्चे, डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, different gases at same temperature, different gases at same temperature have same kinetic energy, different gases at same temperature have same average kinetic energy per molecule. I repeat, different gases at same temperature have same average kinetic energy per molecule. Different gases at same temperature have same average kinetic energy per molecule. यही जो मैं आपको समझा रहा था बच्चे, गैस चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर उनका टेम्परेचर आपने सेम रखा हुआ है तो उसके एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम ही आएगी। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। चलो ठीक है। तो ये था बच्चे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब इसको आप थर्मोडायनेमिक्स के साथ में लिंक करो, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि हमने गैस ली, हमने उस गैस को हीट किया, गैस को हीट करने से गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे हम, कि जब हम गैस को हीट करेंगे तो उस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी ने बढ़ना ही था बच्चे। इंटरनल एनर्जी क्या है? ये जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं गैस के, उनकी एनर्जीज का टोटल, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, सबका टोटल होता है इंटरनल एनर्जी। तो जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इसलिए बच्चे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉरी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज and sum of all potential energies. In short, it is sum of all the energies. तो इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स में कहते हैं कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। चलो खैर तब की तब देखेंगे, पर वैसे मैं थोड़ा लिंक कर रहा था। अब बच्चे इसके बाद आप हेडिंग लगाओ, डेफिनेशन ऑफ, हेडिंग लगाओ डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हेडिंग लगाओ डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो बच्चे इफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को 0 केल्विन ले लो, 0 केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को 0 केल्विन ले लो, इस वैल्यू को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो बेटा अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को 0 केल्विन ले लो और यहां पर इस फॉर्मूला में टेम्परेचर की जगह 0 पुट कर दो, तो आप कह सकते हो देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ kT। क्योंकि आपका T 0 है तो बच्चे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी 0 हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m, एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m और उसकी वेलोसिटी है v/ms, तो इट इज इक्वल टू 0। और यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही 0 है। मतलब बच्चे अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को 0 केल्विन कर दो, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 0 हो जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड 0 हो जाएगी, यानी जो मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड है वो 0 हो जाएगी। तो हम ये मान सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स अब रेस्ट पे आ जाएंगे। हम ये मान सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे आ जाएंगे क्योंकि उनकी स्पीड 0 है। स्पीड 0 होने का मतलब क्या है? नाउ दे आर एट रेस्ट। अभी हम लोग काइनेटिक थ्योरी कहती थी कि ये रहा बैलून,
बैलून के अंदर गैस पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर मूविंग, ऐसे ऐसे, दे आर मूविंग लाइक दिस, दे आर रैपिडली मूविंग, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है। बट बच्चे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर आकर गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड जीरो हो जाएगी, ये मतलब है। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? यस और नो? यस सर। तो बच्चे अब इसके बाद लिखो, लास्ट में लिखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर is that temperature, absolute zero temperature is that temperature at which, absolute zero temperature is that temperature at which molecular motion ceases, जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। आई रिपीट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन ceases, दैट इज, इसके बाद लिख लेना, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, सर मॉलिक्यूलर मोशन ceases, ये लिखा हुआ है देखो वीडियो में वर्ड ceases, यानी बंद हो जाना, सीज हो जाना, मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएंगे पार्टिकल्स। एट विच मॉलिक्यूलर मोशन ceases, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम्स टू रेस्ट, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम्स टू रेस्ट। तो बच्चे गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ जाएंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। यानी ये जो काइनेटिक थ्योरी जो कह रही थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो वाली कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी। अब गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ जाएंगे, मतलब आप ऐसे समझो गैस है और उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे। ऐसा कब होगा? जब टेम्परेचर बच्चे 0 केल्विन हो जाएगा। तो हमने इस तरह से डेफिनेशन दी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, यस और नो? यस सर।